लिक्विड किसको क्या बोलेंगे? इनकम्प्रेसिबल लिक्विड हो, मतलब इनकम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी यूनिफॉर्म हो। नॉन विस्कस का मतलब है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। हाँ, इरोटेशनल का मतलब है कि फ्लो शुड भी क्या होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन को मतलब सीधी सीधी फ्लो हो। आगे समझ में चलते हैं। अगला हम लोग टॉपिक चलते हैं। आइडियल लिक्विड समझा। आइडियल लिक्विड किसको बोलेंगे? इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो और इरोटेशनल हो। अगर तीनों है उसके अंदर तो आइडियल, तीनों नहीं है तो नॉन आइडियल लिक्विड। हम लोग क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? आइडियल लिक्विड पढ़ेंगे केवल, नॉन आइडियल हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फ्लूइड किसको बोलते हैं। हेडिंग डालो, फ्लूइड किसको कहेंगे? फ्लूइड, फ्लूइड, फ्लूइड किसको बोलते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो फ्लूइड इज अ सबस्टेंस, आप लिख लो, फ्लूइड इज अ सबस्टेंस which begin to flow when an external pressure or force is applied on it। चलो इसके बारे में समझते हैं। फ्लूइड किसको बोलेंगे? डेफिनेशन नोट कर लिया? चलिए, फ्लूइड किसको बोलेंगे? कहते हैं कि एक ऐसा मटेरियल, सबस्टेंस का मतलब ना मटेरियल, ऐसे लिखते जाते हैं, एक ऐसा मटेरियल क्या करे? बिगिन टू फ्लो। इसका मतलब होता है बहना, नहीं होता पानी का बहना बोलते ना, बहना स्टार्ट कर दे, स्टार्ट कर दे, क्या कर दे? बहना स्टार्ट कर दे। कब? वेन का मतलब जब क्या लगाया जाए इसके ऊपर? एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाए, मतलब इसके ऊपर बाहर से फोर्स लगाया जाए, बल अप्लाई किया जाए। अगर बाहर से कोई बल लगाया जाता है और लिक्विड बहना शुरू कर दे तो ऐसे मटेरियल को फ्लूइड बोला जाएगा। याद रहेगा, फ्लूइड क्या है? फ्लूइड एक मटेरियल मतलब एक बोलते हैं जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, वैसे ही मटेरियल है। क्या करेगा? बहना स्टार्ट कर देगा। कब? जब उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर, या तो ऐसे दबाओ उसको या उसको फोर्स लगाओ, या तो पानी को ऐसे पुश करो, एयर को पुश करो। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं और मैं जोर से बोल रहा हूं तो हो क्या रहा है? हवाएं दब रही है यहां से और तुम्हारे कान तक जा रही है। तो वो किसकी वजह से जा रही है? मैं प्रेशर क्रिएट कर रहा हूं, तो इसकी वजह से इसको बाहर से अप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं फ्लूइड। आगे समझे? फ्लूइड दो तरह की होती है, मतलब लिक्विड, यहां लिखते हैं लिक्विड एंड गैस, बोथ आर known as fluid। इसी में लिखते हैं फ्लूइड do not have, fluid does not have their own shape, it occupies the shape of containing liquid, containing vessel। चलिए इसको समझा देता हूं फिर आगे चलते हैं। चलिए क्या इसका मतलब है? फ्लूइड किसको बोलते हैं? पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। फ्लूइड किसको बोलते हैं? ऐसा सबस्टेंस मटेरियल जिस पे बाहर से बल लगाया जाए, प्रेशर लगाया जाए और क्या कर दे? बहना स्टार्ट कर दे, उसको बोलेंगे फ्लूइड। फ्लूइड में दोनों आते हैं, लिक्विड भी आता है और गैस भी आता है। यहां जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? केवल लिक्विड के बारे में। गैस के बारे में कहां पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मो में। इसको पढ़ाया जाएगा अगले चैप्टर में, थर्मो के अंदर, चैप्टर नंबर 11 जो है। अब ये दोनों को फ्लूइड बोलेंगे। इस फ्लूइड के पास अपना कोई शेप नहीं होता है, मतलब नॉट देयर ओन शेप, मतलब ऐसा नहीं है कि इसका शेप सर्कुलर होता है, रेक्टेंगुलर होता है,
ऐसा नहीं है इसके अंदर। जिस भी कंटेनर में रखेंगे या जिस भी बर्तन में रखेंगे वैसा ही दिखने लगेगा। उसी पानी को उठाकर मैं ट्रेंगुलर ऐसे रख दूं, ऐसा इस कप के अंदर पानी डाल दूं तो ये ऐसा दिखने लगेगा। अगर मैं ऐसे कप में पानी डाल दूं इसी पानी को तो ऐसा दिखेगा, इस तरह से दिखने लगेगा। अगर मैं ऐसे कप में डाल दूं पानी, ऐसा कंटेनर है तो ये इस तरह से दिखने लगेगा। यानी अपना इसका कोई शेप नहीं होता है। समझ में आता है? चलिए, ये तो हो गया फ्लूइड। अब फ्लूइड को दो भागों में बांटा गया है, एक फ्लूइड स्टैटिक और एक फ्लूइड डायनेमिक्स। अब लाइन निकालते हैं, फ्लूइड को डिवाइड करते हैं। ये इंट्रोडक्शन से प्रेशर चलेगा, प्रेशर के बारे में समझेंगे अच्छे से। समझ आ रहा है? चलो चलिए यहाँ आते हैं, फ्लूइड को डिवाइड करते हैं। फ्लूइड को दो भागों में स्टडी करते हैं। एक होगा जिसको बोलेंगे फ्लूइड स्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक जिसको बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक। और दूसरा जो हम स्टडी करते हैं इसको बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स, हाइड्रोडायनामिक। अब दोनों में क्या फर्क हो देख रहे थे ना, स्टैटिक्स को बोलेंगे और डायनेमिक्स किसको बोलेंगे। देख, हाइड्रो का मतलब पता है ना, पानी बोलते हैं। देख सुना होगा नाम तुमने, हाइड्रो पावर प्लांट, पन बिजली नाम बोलते हैं ना, हाइड्रो पावर प्लांट। तो हाइड्रो का मतलब है पानी और स्टैटिक मतलब रुका हुआ है, एट रेस्ट। जब पानी रेस्ट में रहे उससे हाइड्रोस्टैटिक। यहां हाइड्रो मतलब अगेन पानी, पानी बोलते हैं, एट डायनेमिक मतलब मोशन। तो ये लाइन तो ये क्लियर हो गया कि अगर पानी रेस्ट में है तो उसे हाइड्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, अब पानी अगर मोशन में है तो हाइड्रोडायनेमिक्स। अब डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स का ऐसा ब्रांच, ऐसा चैप्टर जहां पे इसके बारे में पढ़ाया जाए, रुकी हुई लिक्विड के बारे में, उसे हाइड्रोस्टैटिक्स। चलती हुई लिक्विड के बारे में पढ़ाया जाए तो हाइड्रोडायनेमिक्स। मतलब ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यानी धीरे धीरे ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal the liquid is at rest is called हाइड्रोस्टैटिक्स। समझ आया आपको? ऐसे यहां पर ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal the liquid is at motion is called हाइड्रोडायनेमिक्स, हाइड्रोडायनामिक। मतलब बहते पानी, जहां इसका एग्जांपल क्या है, जहां पानी का फ्लो होता है, पानी बह रहा है तो उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। जैसे टैप ओपन किया, पानी बहने लगा, पाइप में छत पे टंकी रखी हुई, हमने होल कर दिया, पानी नीचे गिरने लगा, वो सब आता है फ्लूइड डायनेमिक्स करता है। आज पानी रुकी हुई है, कटोरी में हमने पानी रख दिया, ग्लास में पानी रख दिया, कंटेनर में पानी रखा हुआ है, रुकी हुई पानी है, रुकी हुई लिक्विड है, तो उसको जहां पढ़ाया जाएगा उसे फ्लूइड स्टैटिक्स बोलेंगे। याद रखना। इसको पढ़ने के लिए दो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं पास्कल के बारे में, पास्कल लॉ के बारे में, और एक पढ़ेंगे आर्किमिडीज के बारे में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं इन्हीं दोनों से। हाँ, इसके बारे में जो पढ़ेंगे वो साइंटिस्ट का नाम है बर्नौलीज। बर्नौलीज ऐसे लिखते हैं, बर्नौलीज। इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, बर्नौली इक्वेशन पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में। तो यहां पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में।
स्टोक्स लॉ क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, यहाँ पढ़ेंगे पास्कल लॉ और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करेंगे। समझ में आ गया? तो ये अपना इंट्रोडक्शन हो गया। आइडियल लिक्विड किसको बोलते हैं? जो इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो और इरोटेशनल हो। ठीक है। फ्लूइड किसको बोलते हैं? एक ऐसा मटेरियल जो फ्लो करे जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए। फ्लूइड गैस भी होता है, फ्लूइड लिक्विड भी होता है, इनका कोई अपना सेट नहीं होता है। फ्लूइड को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स में रुकी हुई लिक्विड के बारे में बात करेंगे, जिसमें पास्कल और आर्किमिडीज के बारे में पढ़ेंगे। फ्लूइड डायनेमिक्स में बहते हुए लिक्विड के बारे में बात करेंगे, फ्लो लिक्विड की बात करेंगे, जिसमें बर्नौलीज इक्वेशन, स्टोक्स लॉ और कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ेंगे। हेडिंग डालते हैं प्रेशर क्या होता है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर के बारे में डिस्कशन करते हैं। प्रेशर क्या होगा? प्रेशर के बारे में डिस्कशन करते हैं, हेडिंग डालते हैं प्रेशर। चलिए, प्रेशर जानते हैं हम लोग, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या है? फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, इसी को बोलेंगे प्रेशर। पता है आप लोग? अब इसको ऐसे लिखते हैं कि P इक्वल टू लिमिट, मैथ में पढ़ाया जाएगा आपको, लिमिट डेल्टा ए, एरिया टेंडिंग टू जीरो, मतलब एरिया बहुत कम होना चाहिए। यहां पर डेल्टा एफ स्मॉल फोर्स, डेल्टा एफ स्मॉल ए, मतलब यहां पे ए टेंडिंग टू जीरो, मतलब एरिया को बहुत कम कर दीजिए, तो स्मॉल एरिया पे लगने वाला फोर्स प्रेशर कहलाता है। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब है कि स्मॉल एरिया पे, स्मॉल एरिया पर, हिंदी में लिख देता हूं, लगने वाला फोर्स प्रेशर के बराबर होता है। फोर्स इक्वल होता है प्रेशर के, इक्वल टू प्रेशर। मतलब प्रेशर किसको बोलेंगे? स्मॉल फोर्स पे एरिया पे लगने वाला फोर्स। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक हमारे पास कंटेनर है, ऐसा ना, एक कंटेनर दे रखा है, अब कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है, पानी मतलब कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, इस तरह से ये लिक्विड भरा हुआ है। अब कोई कहता है कि यहां पे प्रेशर बताओ, इस एरिया पे प्रेशर बताना है, यहां पर ऐसे, इस एरिया पर, तो इस एरिया पर जितना फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल फोर्स लग रहा है यहां पर, इस एरिया के नॉर्मल, मतलब एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। किसका होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू दी एरिया। ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको मान लिया ए। तो इस परपेंडिकुलर एरिया पे लगने वाला फोर्स जो होगा उसको डिवाइड कर देता है, मतलब इस पे परपेंडिकुलर लगना चाहिए। समझा आपको? ये फोर्स कैसा है? परपेंडिकुलर है, किसके? एरिया के। याद रहेगा? यहां से प्रेशर आ जाएगा P इक्वल टू F अपॉन एरिया ए। लेकिन याद ये रखना है कि जो फोर्स है, फोर्स किसके परपेंडिकुलर है? जो एरिया दिया हुआ है उसके परपेंडिकुलर होगा। ये प्रेशर हमेशा ऑल डायरेक्शन में लगता है। मान लो कि अगर किसी पॉइंट पे यहां प्रेशर लग रहा है, ये प्रेशर इधर भी लगेगा, नॉर्मल एक्ट करता है, इधर भी एक्ट करेगा, इधर भी एक्ट करेगा, इधर भी एक्ट करेगा, इधर भी एक्ट करेगा, ऐसे ऑल डायरेक्शन में एक्ट करता है प्रेशर। तो मान लो यहाँ पे फोर्स ए है, एफ है, प्रेशर ए है, एरिया इसका ए है, यहाँ कितना फोर्स लगेगा इधर का? यानी फोर्स ऑलवेज एक्ट करेगा नॉर्मल टू द गिवन पॉइंट, मतलब प्रेशर हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में एक्ट करता है। समझ में आ गया? तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये तो आ गया फोर्स अपॉन एरिया, मतलब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की यूनिट है न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको बोलते हैं एमकेएस सिस्टम में, ये यूनिट है। यूनिट क्या है? एमकेएस में, एमकेएस में इसी का यूनिट को हम लिखते हैं पास्कल। पास्कल को P इंटू ए से दिखाएंगे, ए होता है एसआई सिस्टम में। इसी को लिखते हैं हम लोग डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको लिखेंगे सीजीएस में। तो न्यूटन मीटर मैस में, पास्कल इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे एक यूनिट है वन, जो होता है वन, जो एटीएम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, याद रखना इसको, 1.0129 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, इसके बराबर होता है। ठीक है, डाइन यहाँ पर डाइन मतलब डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइन है न्यूटन जो होता है फोर्स का, फोर्स के सीजीएस में जो यूनिट होती है उसको डाइन बोलते हैं। फोर्स का सीजीएस में यूनिट डाइन बोलते हैं, याद है ना कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन पढ़ाया गया था। 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है?
10⁵ डायल होता है, न्यूटन लॉ में पढ़ाया था। ठीक है, तब देख, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसके बराबर होता है 1.01 10⁻⁵। ठीक है, अब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.01 बार के बराबर, ये बार भी इसकी यूनिट है। अब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 टॉर के बराबर। तो प्रेशर के सारे यूनिट हैं, ये आपको याद रखना है। अब 1 पास्कल किसके बराबर होता है, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1.0129 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट है जो काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। टॉर क्या है, प्रेशर की यूनिट, बार यूज करेंगे बैरोमीटर में। एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 बार के बराबर होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है, 660 टॉर के बराबर होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर 1.0129, आप इतना ही याद रखना है 1.01 10⁵ पास्कल। एक पास्कल किसके बराबर होता है, किसके बराबर है। ये होगी प्रेशर की कहानी। ठीक है, चलते आगे कैलकुलेशन करते हैं कैसे प्रेशर कैलकुलेट करना है। एक बात देख लेते हैं, प्रेशर के पास अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता है। प्रेशर के पास डायरेक्शन तो है पर्टिकुलर, लेकिन वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है। इसलिए जो प्रेशर है ना तो स्केलर क्वांटिटी ना तो वेक्टर क्वांटिटी, एक टेंसर क्वांटिटी है। तो लिखते हैं प्रेशर डू नॉट है, आप यहां नोट कर लीजिए स्टार डालकर, प्रेशर डू नॉट है एनी डेफिनिट डायरेक्शन, hence it is a tensor quantity। ना ये वेक्टर है पूरी तरह से और ना पूरी तरह से स्केलर क्वांटिटी है। तो टेंसर कैसी क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी याद रहेगा ना। मतलब इसके पास तो डायरेक्शन है लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ऑल डायरेक्शन में, इधर भी एक्ट करेगा नॉर्मली, इधर भी एक्ट करेगा, इधर भी ऑल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो कोई पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसलिए इसको टेंसर क्वांटिटी के कैटेगरी होते हैं। समझ में आ रहा था, टेंसर क्वांटिटी कैटेगरी में इसकी यूनिट समझ में आ गया। डायमेंशन फॉर्मूला आता है इसका, डायमेंशन फॉर्मूला कितना, फोर्स का m, नीचे लिख लेना mL t-2 और डिवाइडेड बाय एरिया का L स्क्वायर। तो एक L से L कैंसिल, कितना आ जाएगा m, ऊपर जाएगा L-1 और t-2। तो प्रेशर का डायमेंशन है mL-1 t-2। प्रेशर का डायमेंशन हमेशा स्ट्रेस के डायमेंशन के बराबर होता है। मतलब एग्जाम में आ जाएगा कि डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, जो स्ट्रेस होता है ना वो हमेशा प्रेशर के डायमेंशन के बराबर होता है। ये mL-1 और t-2 दोनों का डायमेंशन बराबर होगा, प्रेशर और स्ट्रेस, याद रहेगा। चलिए हम लोग याद करते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, हेड डालते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट। रख पड़ देता हूं इसको। चलिए प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाएगा ना एयर, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं तो ऊपर एयर है ना, बहुत सारी एयर हमारे सर पे प्रेशर लगा रही है। जब एयर प्रेशर लगाती है तो उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब लिक्विड प्रेशर लगाएगा उसको बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब पानी का प्रेशर। याद रखना, मान लीजिए पानी के अंदर हम डूब गए, इस जाकर तालाब के अंदर से बैठे हुए हैं, हमारे सर पे वेट लग रहा है ना पानी का, तो वो जो प्रेशर लग रहा है उसको बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, हवा प्रेशर लगा रही है, उसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं वेरिएशन, इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट, विद डेप्थ लिख देता हूं, विद डेप्थ। चलिए हेड डालते हैं, समझते हैं डेप्थ के साथ प्रेशर कैसे चेंज होता है। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, ध्यान समझना, इससे न्यूमेरिकल आएंगे आप एग्जाम में। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, अब कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पे लिक्विड ऐसे भर दिया, यहाँ समझ, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड की डेंसिटी हमें गिवन है, लिक्विड की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया गया है, कितनी है, इसको रो बोल दिया। ठीक है, एक पॉइंट यहां पे है ए, ऐसे समझ, एक पॉइंट यहां पे है ए पॉइंट है, पॉइंट ए है,
एक पॉइंट यहां पे बी। आपसे पूछा जा रहा है कि बी का प्रेशर क्या होगा और ए का प्रेशर क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो करते क्या है, एक छोटा सा ना फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम को ऐसे मान लेते हैं, देख ऐसा मान लेता हूं कि इतने सारे पानी, कितनी हाइट इसके, मान लो h है यहां से, तो इतने सारे पानी को बाहर निकालेंगे। ध्यान समझ यहां पर एक डायग्राम आ दिया। ये जो दिख रहा है डायग्राम ना, ये वाला डायग्राम जो दिख रहा है, छोटे से सिलेंडर अंदर दिख रहा है, ये पानी है जिसका हाइट h है। हमने क्या किया कि इस लिक्विड को बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकालकर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो इसको बाहर निकालूंगा तो कैसा बनेगा, देखिए यहाँ पर ये लिक्विड यहाँ आ गई, ऐसा समझ लेते हैं कि लिक्विड बाहर आ गई। ऐसा होता नहीं है, ला करके वो पानी बिखर जाएगी, लेकिन समझने के लिए समझिए कि ये लिक्विड है, ठीक है। ए पॉइंट अपना क्या है, ए पॉइंट क्या अपना बी, हाइट कितनी है h, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है रू। तो एक फोर्स यहां फोर्स लगेगा, किसका किसका फोर्स लगेगा, एक तो लगेगा प्रेशर यहां का फोर्स का, इसका वेट, दो चीज लगेगा इसमें प्रेशर। तो यहां पे जो प्रेशर लगेगा या फोर्स लगेगा, ये दो चीज लगेगा, एक तो बाहर का प्रेशर जो लग रहा है इसके ऊपर, और इसका वेट है। समझ में आपको। तो यहां पर क्या करते हैं, फोर्स बैलेंस कर देते हैं। देख समझ क्या हुआ, ऊपर से फोर्स लगेगा, ऊपर से फोर्स लगा F1 लगा ना ऊपर, एक इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ, इस पानी का वेट लगेगा नीचे की तरफ, और नीचे वाला लिक्विड ऊपर लगाएंगे, जो यहां का लिक्विड है ऊपर लगाएंगे। तो ये लिक्विड लगा दिया फोर्स ऊपर की तरफ, ये लिक्विड लग गया फोर्स F2 ऊपर की तरफ। और इसका एरिया कितना माना है मैंने, इसका एरिया माना है क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको ए ले लिया है। तो करना क्या होता है कि तुझे ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले को बराबर करना होता है। क्या करना है, एट क्यों पानी रुका हुआ है ना, रेस्ट में है ना, तो एट इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है लिक्विड, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब एक नेट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। नेट जीरो होने का मतलब कि ऊपर वाला फोर्स नीचे के बराबर, नीचे लग रहा है F2 और ऊपर से लग रहा है F1 प्लस mg, यही लग रहा है। समझ रहा है, हवा लगा दिया नीचे की तरफ प्रेशर, वेट इसका नीचे लग रहा है, और नीचे वाले लिक्विड ऊपर लगा दिए, दोनों में एरिया मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो A इंटू F2 इज इक्वल टू F1 इंटू A, यहां पर mg इंटू A, यहां तक आ गया समझ। फोर्स इंटू एरिया, प्रेशर होता है क्या, ध्यान समझ, प्रेशर क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। अगर फोर्स निकालो तो किसके बराबर, प्रेशर इंटू एरिया के बराबर आया क्या, ये प्रेशर सॉरी F इसका, ठीक है ना, मैं फोर्स, ठीक है, फोर्स है ना, फोर्स डिवाइडेड बाय करते हैं, डिवाइडेड बाय एरिया, डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करते ना, डिवाइड करता हूं, इसमें एरिया से डिवाइड कर दो, यहां एरिया से डिवाइड कर दो, और इसमें एरिया से डिवाइड कर दिया। ये क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर के बराबर। तो इसको लिख देते हैं, इस वाली इक्वेशन को यहां लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं P2 इज इक्वल टू P1 प्लस mg बाय A। समझ आया था। अब देख P2 है B का प्रेशर, इसको P भी लिख दिया, P1 है A का प्रेशर, और mg, m कैसे निकालेंगे, इस लिक्विड का वेट। तो वेट क्या होता है, मास इनटू डेंसिटी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसका डेंसिटी है रो, वॉल्यूम कितना होगा, एरिया ए है, h हाइट है, तो वॉल्यूम होता है a इंटू एच इंटू जी, जी डिवाइडेड बाय एरिया है, ए से कैंसिल, कितना आया पी बी इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच। चलिए इसी फॉर्मूले को आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे जैसे पानी के अंदर नीचे जाएंगे, जैसे जैसे पानी के अंदर नीचे जाएंगे, प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा प्रेशर। सुन तो, पानी के नीचे अंदर जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, कितना बढ़ेगा, तो अगर यहाँ का प्रेशर मालूम है और तेरे को यहाँ निकालना है, तो यहाँ का प्रेशर प्लस रो जी एच ऐड करना है। आगे समझे, चलो न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। इस पे ना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, कैसे हम लोग प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पी बी इक्वल टू पी ए रो जी एच, इसका मतलब है जैसे हम नीचे जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, इंक्रीज होगा, याद रखना है। मैं रख कर इसको,
रख करते हैं और इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, फिर आगे चलेंगे। जैसे देख, अब हमसे किसी ने पूछा ना, ये कंटेनर है, क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्वायर, लिख दो क्वेश्चन, स्क्वायर शेप ऑफ वेसल containing a liquid of density 1000 kg meter cube up to a height of 200 centimeter. Then find the pressure at bottom point. Pressure at bottom point. बॉटम पॉइंट बस इतना लिखें। प्रेशर निकालना है, पॉज कर देते क्या? ठीक, अच्छा किया। वही से स्टार्ट हो जाता है, मेरे नहीं होता उसी जगह था। अभी पॉज किया ना अभी भी तब चला पड़ा। कर दो पॉज थोड़ा सा। कट कर दूंगा मैं यहाँ से। अब कह रहा है कि स्क्वायर शेप का ना एक कंटेनर ऐसा, बिल्कुल तो आसान लगेगा ये टॉपिक। मैं ए स्क्वायर शेप हो गया, एक कंटेनर है, इसमें पानी डाल दिया हमने यहाँ तक, ऐसे पानी कर दिया। कह रहा है कि यहाँ पे बताओ प्रेशर कितना होगा बॉटम पे। इसका रेडियस देखा है, आर इसका जो देखा है 10 सेंटीमीटर का कंटेनर है, हाइट कितने का है 200 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है, और लिक्विड क्या है 1000 डेंसिटी की लिक्विड है। समझ में आ रहा आपको? पूछ रहा है यहाँ बताओ प्रेशर और फोर्स कितना रहेगा। तो देख, ये एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर इसको बंद कर दिया है, मतलब यहाँ पे बाहर एयर नहीं है, क्लोज है कंटेनर। कैसा है? क्लोज। तो बाहर के एयर कांटेक्ट में है नहीं, तो कितना हाइट नीचे यहाँ से 200 मीटर। तो यहाँ का प्रेशर जीरो मान लो, क्योंकि ऊपर से एयर तो है नहीं, तो यहाँ का प्रेशर जीरो। यहाँ निकालना है, फॉर्मूला क्या निकालना है, पीबी मतलब P2 इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। नीचे आ रहे हैं, P1 जीरो है ऊपर का टॉप का, तो जीरो प्लस रो जी एच, तो P2 इक्वल टू रो जी एच, मतलब बॉटम का प्रेशर क्या होगा रो जी एच। रो की वैल्यू रख देते हैं 1000, जी को रख देते हैं 10। अब आपका रो जी एच है, एच की वैल्यू कितना हाइट नीचे यहाँ पर 200 सेंटीमीटर, इसको मीटर बना देंगे 200 सेंटीमीटर, और डिवाइड कर दो इसको सेंटीमीटर को मीटर में, तो कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर का मतलब कितना, डिवाइड कर देना 10 टू पावर -2, मतलब 100 से डिवाइड करता हूँ उसमें, मीटर हो गया। कितना आ जाएगा 2 से 2 गायब, यहाँ कितना आ गया 2 मीटर, कितना 2 जीरो 4 जीरो, यानी 2 इंटू 10 की पावर 4 पास्कल। ये है प्रेशर बॉटम पॉइंट पे। तो बॉटम पर प्रेशर कितना लगेगा रोजे से, समझ में आ गया था प्रेशर बॉटम का कैसे लगा। अब कोई पूछा है बॉटम पे फोर्स कितना रहेगा यहाँ पर, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया होता है ना। अब प्रेशर हमें मालूम है, एरिया निकाल लेते हैं पाई आर स्क्वायर से, सर्कुलर है शेप, तो बॉटम अगर सर्कुलर कंटेनर पाई आर स्क्वायर। अब एफ की वैल्यू प्रेशर आपको मालूम है 2 इंटू 10 टू पावर 4, आप पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू सेंटीमीटर को मीटर बदल देते हैं, तो 0.1 हो जाएगा 100 से डिवाइड करूंगा तो 0.1 का स्क्वायर यानी 0.01। 2 जीरो से 2 जीरो गायब हो जाएगा, कितना आ गया 2 इंटू 3.14 और 10 की पावर 2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करते 826 10 की पावर 2 यानी 628 न्यूटन। यानी पानी की वजह से बॉटम पे कितना फोर्स लग रहा होगा 628 न्यूटन, और प्रेशर कैसे निकालना है समझ में आ रहा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं इसको।